इंडियन लोगों की आदत होती है कि हमारे लिए हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद हमारे शौक़ की बारी आती है। और ऐसे में जब आप बहुत मेहनत से बचाए हुए पैसों से अपने शौक़ से कोई चीज़ लाते हैं, वो ख़राब होती है तो दुख होता है और कई बार इतना डिसहार्टनिंग होता है कि आपको विरक्ति हो जाती है उस शौक़ के प्रति। तो अपने शौक़ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्मार्टनेस से काम लें, थोड़ा इंटेलिजेंस से काम लें और ये दोनों चीज़ों को अगर आप अपने गार्डनिंग स्किल से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके प्लांट अच्छे बने रहेंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बहुत ही कोर और बेसिक इश्यूज़ को डिस्कस करूंगी जो नए गार्डनर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि प्लांट का कलेक्शन अच्छा और बड़ा तभी होगा जब आपके पुराने प्लांट जी रहे होंगे, हेल्दी होंगे, तभी आप नए प्लांट लाने के लिए मोटिवेट भी होंगे और आपका मन भी करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में गार्डनिंग व्लॉग का टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी प्लांट कलेक्ट करना शुरू किया है या प्लांट लगाना शुरू किया है, वो क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि उनके प्लांट खराब हो जाते हैं। और ये जो वीडियो है ये ना किसी ब्लॉग से पढ़ करके उठाया गया है, ना किसी वीडियो को देख के उठाया गया है। ये जो वीडियो है ये मेरा एकदम ओरिजिनल कंटेंट है जो मैंने अपने इतने दिन के अनुभवों से लर्न किया है। क्योंकि आप सबकी तरह एक समय मैं भी बिगिनर रही होंगी और मैंने भी प्लांट लगाने की शुरुआत की होगी और बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारे ब्लंडर्स किए होंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी। और अगर आप बिगिनर हैं और प्लांट्स को हैंडल करने में आपको समस्या आ रही है, जैसे ही नए प्लांट लाते हैं पुराने खराब होने लगते हैं, बड़ा कलेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो मेरी कुछ बातों पे आप गौर कीजिएगा। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं या जो मैं भी करती थी, लाते ही जब प्लांट खरीदते हैं तो खूबसूरत से पॉट खरीदते हैं, उसके संग सारी फर्टिलाइजर खरीद ली, बहुत कुछ खरीद लिया, लगता है एकदम परफेक्ट कर देंगे पहली बार में। ज्यादातर वो जो प्लांटर्स होते हैं वो सिरेमिक होते हैं, क्योंकि अच्छे तो सिरेमिक प्लांटर्स ही लगते हैं, मिट्टी के अच्छे भी नहीं लगते हैं। दूसरी बात, अच्छे मिल भी जाए तो जल्दी से उनकी मिट्टी झड़ने लगती है, खराब होने लगती है, क्योंकि पहले जैसे टेराकोटा के गमले अब नहीं मिलते हैं। तो कच्ची मिट्टी होती है, मिट्टी खराब हो जाती है, जल्दी से खराब होते हैं, उससे फर्श भी गंदा होता है। तो हमें लगता है यार चलो सुंदर सा सिरेमिक प्लांटर लेते हैं, कम से कम देखने में प्रेजेंटेबल तो लगेगा। और हम एक सिरेमिक का प्लांटर लेते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं, जानकारी करके अच्छी सी मिट्टी बनाते हैं, दिल से बनाते हैं और उसमें अपने प्लांट को तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हैं। और यहीं से हम गलती की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेलिकेट प्लांट होते हैं जिनको की ट्रांसप्लांटेशन शॉक से गुजरना ही पड़ता है, या यूं कहिए कि सही तरीका अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो उनको ट्रांसप्लांटेशन शॉक में जाने से बड़े गार्डनर्स भी नहीं रोक सकते हैं। और ऐसा ही होता है कि कई बार आपने बहुत अच्छा, बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत प्लांट लिया, वो रिपोर्टिंग शॉक में चला गया और बहुत बुरे हाल में पहुंच गया। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्लांट्स को तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्लांट छोटा है और धीरे ग्रो होने वाला है तो उसको एक आध साल आप उसके नर्सरी पॉट में लगे रहने दें। क्योंकि अक्सर आप ये सुनते होंगे, कहा जाता है कि प्लास्टिक के पॉट में प्लांट्स खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक के पॉट में प्लांट तब तक नहीं खराब होगा जब तक कि उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी। टेराकोटा के बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट ऐसे हैं जो टेराकोटा के प्लांटर्स में अच्छे नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको नम मिट्टी की जरूरत होती है, उनको मॉइस्ट मिट्टी की जरूरत होती है और टेराकोटा के पॉट में जल्दी से मिट्टी सूख जाती है। इसलिए ये भी सही नहीं है कि आप सिरेमिक का पॉट नहीं यूज़ करें, प्लास्टिक का नहीं यूज़ करें, पर पहले सिरेमिक के पॉट को, प्लास्टिक के पॉट को समझ लीजिए। उनमें भी प्लांट चलते हैं। मेरे बहुत बड़े बहुत पुराने प्लांट सिरेमिक और टेराकोटा और प्लास्टिक तीनों में ही लगे हुए हैं और तीनों में अच्छे चल रहे हैं। पर ये एक प्रोसेस होती है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, पानी का अंदाज़ा सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि प्लांट को लाते ही रिपोर्ट नहीं करना है, उसमें 1, 2, 3 पत्तियां निकलने दीजिए, देखिए कि वो प्लांट ऑलरेडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नर्सरी से ही गलत प्लांट खरीद लाते हैं, प्लांट वहां पर भी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, पर हमें पहचान नहीं होती है तो हम ऐसा प्लांट ला देते हैं जो ऑलरेडी शॉक या स्ट्रेस में होता ही होता है। क्योंकि जो हम नर्सरीज जहां से हम प्लांट ले रहे हैं वो भी कोई ग्रोअर्स नहीं है, वो रिटेलर्स हैं, यानी कि वो कहीं से बड़े नर्सरी से लेके आ रहे हैं प्लांट्स और हमको सेल कर दे रहे हैं। उनको कोई केयर नहीं करनी होती है, वो 200 पीस एक प्लांट के लाते हैं और उनको बेच के छुट्टी करते हैं। अगर उसमें से 100 भी बिक गए तो उनको मुनाफा हो जाता है, 100 अगर इनकेस खराब भी हो गए तो उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपना मार्जिन पहले ही बिके हुए प्लांट्स में निकाल चुके होते हैं। कि जब आप प्लांट खरीदते हैं तो प्लांट को देख करके खरीदिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक रोज प्लांट खरीदने जा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि उसमें सिर्फ एक ग्राफ्टेड शूट ना हो, उसमें मल्टीपल शूट्स हों। ऐसा प्लांट जल्दी
खराब नहीं होगा। कार में रखते समय, गाड़ी में रखते समय, रिक्शा पे, ऑटो पे रखते समय, और जब आप घर पे उतारते हैं रखते समय, अगर एक स्टेम वाला प्लांट है, स्टेम टूट गई तो प्लांट गया। इसलिए मल्टीपल शूट्स वाला प्लांट खरीदें। और जब शो प्लांट्स खरीद रहे हैं तो नीचे रूट को, स्टेम को अच्छे से चेक कर लें, हल्का सा दबा के, स्टेम पिलपिला ना हो, स्टेम ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि अगर उसमें रूट रॉटिंग हो रही होगी तो उसका असर स्टेम पे दिख रहा होगा। पत्तियां खिली हुई और फ्रेश होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जब मिट्टी बनानी है तो उसमें सॉयल, सैंड, ऑर्गेनिक मैन्योर ही रखना है। रिपोर्टिंग के समय किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि जहां आपने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया उसकी क्वांटिटी थोड़ी भी ज़्यादा हुई या 19-20 हुई तो आपका नया प्लांट की जो रूट होंगी वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगी और आपका प्लांट मर जाएगा, बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए पहले एक अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर से बना हुआ मिक्सचर सॉइल के लिए यूज़ करें। उसके बाद जब आपके प्लांट में 1-2 नई पत्तियां निकल जाएं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब आप चाहें तो उसमें एक चुटकी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। पर शुरुआत में मिट्टी बनाते समय ही उसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड ना। हर बात में फंजीसाइड यूज़ करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फंजीसाइड खरीदा तक नहीं है, उसको इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैंने बहुत पहले ही एक रिसर्च पेपर और आर्टिकल पढ़ लिया था जिसमें मैंने ये जाना था कि किस तरह से फंजीसाइड लॉन्ग टर्म में मिट्टी की क्वालिटी पे, प्लांट्स को और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी तमाम तरह के बर्ड्स को, और जो प्लांट पे पलने वाले पॉलिनेटर्स हैं और तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, उनको किस तरह से नुकसान कर रहा है, वो किस तरह से हेल्दी, अच्छी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, जो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फंजीसाइड यूज़ अभी भी नहीं करती हूँ, पर आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि रिपोर्टिंग के समय 1 चम्मच फंजीसाइड, आधा चम्मच फंजीसाइड मिलाने वाला कॉन्सेप्ट गलत है। मिट्टी जितनी बेसिक होगी, बेसिक मतलब सैंड, सॉयल, और उसमें डालेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जो मिट्टी होगी इसमें आप कोई भी प्लांट लगा देंगे वो जड़ पकड़ लेगा, अच्छे से उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अमेंडमेंट्स उसके बाद ही यूज़ करने हैं, उसके पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। प्लांट को रिपोर्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ प्लांट को रिपोर्ट करते समय उनकी रूट बॉल नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ों को अगर आप धो करके पुरानी मिट्टी निकाल के भी रिपोर्ट करेंगे तो भी वो प्लांट लग जाएंगे। पर रोजेस के केस में, क्रोटॉन के केस में रूट बॉल मत डिस्टर्ब कीजिए। भले ही उनमें लाल चिकनी मिट्टी लगी हो, साइड से पूरी मिट्टी निकाल दीजिए। रूट्स जिस मिट्टी के इर्द गिर्द चिपकी हो उसको रहने दीजिए। प्लांट को लगा दीजिए। जब उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे जब आप टिलिंग करते हैं तो पुरानी वाली मिट्टी को धीरे धीरे खुरच करके नॉर्मल मिट्टी में मिलाने लगिए। क्योंकि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि मिट्टी खराब थी, मिट्टी बेकार थी। देखो, मिट्टी कभी भी बेकार नहीं होती है। हाँ, कुछ मिट्टियाँ किसी चीज़, उनमें किसी मिनरल की अधिकता होती है, कुछ में किसी मिनरल की कमी होती है। हमको अमेंडमेंट्स इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी परफेक्ट कहीं की भी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में वो लैक कर रही होती है। तो जिस चीज़ में हमारी मिट्टी लैक कर रही है, हमारे एरिया की मिट्टी लैक कर रही है, उस चीज़ को उसमें ऐड करके सॉयल को अमेंड कर लीजिए। ना कि ये सोच के किसी भी सॉयल को डिस्कार्ड कर दीजिए कि ये सॉयल बेकार है, ये अच्छी है। मान लीजिए कि लाल मिट्टी है, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर को ऐड कीजिए, उसमें उन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड कीजिए जो केमिकल वो लैक करती है, और उसमें सैंड को ऐड कीजिए तो उसका चिकनापन कम हो जाएगा। इस तरह से सॉयल को अमेंड करके आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि ये कह देना कि सॉयल बेकार होती है और उसको डिस्कार्ड कर देना सही नहीं। लोग मुझसे एक बात और पूछते हैं कि मैं अपने प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी दिखाई देते हैं। ये बात सच है कि फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लिए कई बार सप्लीमेंट्स ज़रूरी हो जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं हमें बॉडी को चाहिए, वो पूरे नहीं होते हैं, जो डॉक्टर भी हमें सप्लीमेंट्स की एडवाइस करते हैं। उसी तरह प्लांट्स के साथ भी है। पर बिना सोचे समझे उनमें खाद डाल देना, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल देना पर्यावरण को नुकसान करता है, प्लांट को नुकसान करता है और आपकी पॉकेट को भी नुकसान करता है। इसलिए प्लांट को उतनी ही खाद दें जितनी की ज़रूरी है। पढ़ करके, देख करके, सोच के, समझ के दें। फ्लावरिंग प्लांट के लिए अलग एनपीके कॉम्बिनेशन होता है,
फोलिज प्लांट के लिए अलग एनपीके कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजर्स के संग अच्छा नहीं करते हैं, जैसे पोर्चुलाका, बोगेनवेलिया। इस तरह के जो प्लांट हैं उनमें आप फर्टिलाइजर अगर ऐड करेंगे तो वो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कम फर्टिलाइजर में ये प्लांट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो रेगुलर रहने की है। कुछ शौक लगा, आप नर्सरी गए, आपने बहुत सारे प्लांट लिए, लाके सजा लिए, 4-5 दिन देखा, फिर 15 दिन 20 दिन भूल गए, फिर आपको सुधाई, फिर जाकर के आप सडनली अपने प्लांट को देखने लगे, तब तक आपके बहुत सारे प्लांट खराब हो गए। 15-20 मिनट के लिए सही रेगुलर रहना सबसे अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि प्लांट उन्हीं के हेल्दी और अच्छे दिखेंगे जिनके की प्लांट्स को वो रोज देखते हैं। और रोज देखने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज 3 घंटे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम कहाँ होता है। 10 मिनट का टाइम सबके पास होता है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम आप रोज दीजिए और देखिए आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपकी भी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, क्योंकि ये रेगुलर आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो अगर आप रेगुलर छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो पाइलअप नहीं होगा काम, बहुत ज्यादा काम आपके सर पे इकट्ठा नहीं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी नई प्लांट वैरायटी लेने जाते हैं तो प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, या जब उसको लाते हैं तो आप गूगल फोटोज पे जाएं, स्कैन करके उसके बारे में डिटेल में जानकारी कलेक्ट कर, आर्टिकल्स पढ़ लें, वीडियोस देख लें, जो आपको कन्वीनियंट हो वो करें। क्योंकि अगर आप प्लांट के बारे में शुरू में ही प्रॉपर जानकारी कर लेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। और ये लाते ही करना है, रिपोर्ट करने के पहले करना है, क्योंकि हर प्लांट को रिपोर्ट करने का एक अलग तरीका होता है, हर प्लांट को हैंडल करने का अलग तरीका होता है, हर प्लांट के लिए फर्टिलाइजर भी अलग होते हैं, सन भी अलग होता है। आपके घर की, आपकी बैल्कनी के डायरेक्शन के मुताबिक प्लांट्स को खरीदिए और ये पता करिए कि किस डायरेक्शन में कौन सा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। आप जब प्लांट लाते हैं तो उसके सन एक्सपोजर के बारे में और उसकी वाटरिंग के बारे में जानकारी तुरंत कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप कितनी भी सेवा कर लें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे अगर आप गुलाब लाते हैं और आपको लगता है उसमें खूब फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, और आपके यहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती ही नहीं है, तो उसमें खूब फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि गुलाब के फूलों को विंटर्स में खूब बढ़िया धूप की ज़रूरत होती है, खूब खिली हुई दिन भर की धूप। और जितनी बढ़िया धूप होगी गुलाब का प्लांट उतने ज़्यादा फूल देगा, उतने अच्छे से ग्रो करेगा। और नहीं तो उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, फंगस, डायबैक, बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। ज़्यादातर नए गार्डनर्स ओवर वाटरिंग करते हैं, तो पानी की क्वांटिटी बहुत ध्यान रखिए। सर्दियों में बहुत कम पानी चाहिए होता है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। गर्मियों में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कई बार दोनों वक्त भी देना पड़ सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोकोपीट एक ऐसा मीडियम है जिसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके नए गार्डनर्स को तो ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ जिसमें वो सक्यूलेंट लगा रहे होते हैं और बताते हैं उसमें उन्होंने कोकोपीट मिला दिया। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सक्यूलेंट कोकोपीट में नहीं लगा सकता है, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को रिटेन करने वाला मीडियम है, जहां पर अगर आपने सक्यूलेंट को कोकोपीट में लगा दिया तो वो सक्यूलेंट बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, उसको मरना ही मरना होगा रूट रॉट से। इसलिए जब आप कोकोपीट, पर्लाइट, इस तरह के फैंसी मीडियम्स यूज करते हैं तो पहले उनको यूज करने के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करें, तभी उनको यूज करें। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स सैंड, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैन्योर एक प्लांट को खुश रखने के लिए काफी होते हैं। आशा है आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।